आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने जहां बातें ख़त्म की थी उसके आगे चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सैलिएंट फीचर्स को आगे पढ़ाने से पहले मुझे लगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम थोड़ा सा कवर करना आवश्यक है, ताकि आपको बेसिक पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में नॉलेज हो, फिर उसके बाद आप चीज़ों को आगे बढ़ते हुए चलें। क्योंकि जब इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में ही आपको पता नहीं होगा तो उसके बाद उसके पहले के लेक्चर्स कवर करते हुए आपको चीज़ें उतने आराम से समझ में नहीं आएगी जितने आराम से समझ में आनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जिन्होंने अभी तक लक्ष्मीकांत 6 एडिशन नहीं खरीदी है वो उसे परचेस कर लें। बहुत अच्छी बुक है, यूपीएससी के लिए अपने आप में सफिशिएंट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स की तैयारियां तो करनी ही पड़ेंगी साथ में। तो जिन लोगों ने अभी तक परचेस नहीं किया है वो परचेस कर लें। और चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जहाँ पे लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था हमने उसके आगे बढ़ते हुए, ठीक है, चलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के फ़ायदे और नुकसान। ठीक है, हर किसी चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं, हर किसी चीज़ के अपने नुकसान होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं, देख लेते हैं इसके नुकसान क्या हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारी जो ये इंटायर पॉलिटी की लेक्चर सीरीज़ है ये काफ़ी लंबी होगी। ठीक है, इसलिए पेशेंस से देखिएगा। लगभग सारी चीज़ें हम कवर करके देंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में ही बताया था कि हमारे लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपके लिए लक्ष्मीकांत काफ़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग 150 प्लस वीडियो सिर्फ पॉलिटी के आएंगे आने वाले नियर फ्यूचर में। इसलिए पेशेंस के साथ आराम से तैयारी करते हुए देखते हुए चलिएगा। मैं एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकता, लेकिन 70, 80, 100, 120, 150 वीडियोस ऐसे तो लगभग इतने तो रहेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट लेक्चर में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करके ये सारी चीज़ें समझ ली। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत समझा। अब आज के लेक्चर में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के फ़ायदे, उसके नुकसान, ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए इस लेक्चर को वाइंड अप करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो, अगर आप मेरिट्स की बात करें, फ़ायदों की बात करें, तो सबसे पहला फ़ायदा पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये है कि इस सिस्टम से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच क्या होती है, हार्मनी होती है। हार्मनी यानी सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य, दैट मीन्स समझबूझ। ठीक है, एक तो मेरा कहना है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच सबसे पहला मेरिट, सबसे पहला फ़ायदा यही है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच हार्मनी होती है। क्यों होती है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से आपको भी पता है, अब चीज़ें आपको काफ़ी कुछ पता है। देखो, हमने जैसा अभी तक बात की कि लेजिस्लेटिव में जो लोग सेलेक्ट होके आते हैं वही एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं। ठीक है, कोई बाहर से भी आया जिसको मिनिस्टर बना दिया गया, 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप लेनी है। तो 6 महीने के अंदर अगर उसको मेंबरशिप लेनी है तो वो लेजिस्लेटिव का पार्ट बन ही जाएगा। तो लेजिस्लेटिव के लोग ही एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। हमारे पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, आपको काफ़ी आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जब यही लोग यहाँ पे बैठते हैं और इन्हीं के ज़्यादातर लोग इस पार्टी में हैं, मतलब कि लेजिस्लेटिव के अंदर हैं। ठीक है, इनकी पार्टी के लोग मेजॉरिटी में लेजिस्लेटिव के अंदर बैठे हुए हैं और यहीं से लोग चुन के जाके एग्जीक्यूटिव के अंदर मिनिस्टीरियल पोस्ट अलग अलग होल्ड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण, ठीक है,
क्या होता है, देखिए ऑपोजिशन तो वैसे भी माइनॉरिटी में होती है, मेजॉरिटी में तो जो रूलिंग पार्टी होती है, जो रूल करती है, वही जो मेजॉरिटी लेके आता है वो रूल करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस कारण से होता क्या है कि एक हार्मोनी डेवलप रहती है, ठीक है। डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं होते, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है कि डिस्प्यूट हो भी सकता है, ऐसे कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है, कि डिस्प्यूट होगा या कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसा हुआ है, हाँ हुआ है, आपके इतिहास में ऐसा हुआ है, ठीक है। डिस्प्यूट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी भाजपा की सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार के पहले, ठीक है, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जब कांग्रेस की सरकार का फर्स्ट टर्म चल रहा था बिटवीन 2004 टू 2009, ठीक है, तो उन्हीं के साथ कांग्रेस एक्चुअली में यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस एंड सबसे बड़ी पार्टी थी उसके अंदर और उसकी एसोसिएटेड पार्टीज, तो उसमें भी डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है। और कुछ पार्टीज़ ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की ही थी, और उसके बाद फिर जो यूपीए गवर्नमेंट है उसको अपना कॉन्फिडेंस फ्लोर पे साबित करना पड़ा था। ये सब हिस्ट्री में पहले भी हुआ है, ठीक है। तो डिस्प्यूट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बट बहुत कम चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग लेजिस्लेटिव के अंदर बैठे हैं वहीं से उठ के लोग एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाते हैं। तो अगर वहीं से लोग उठ के एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाते हैं तो ऐसे में, क्योंकि सेम लोग ही हैं, ठीक है, उन्हीं के बाकी रिमेनिंग पार्टी के लोग लेजिस्लेटिव के अंदर बैठ के मेजॉरिटी का हिस्सा बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से होता क्या है कि डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अभी इसमें से हम ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी में है ऑलरेडी, ठीक है। कोई भी बिल पास होना है, कोई भी नियम लागू होना है तो मेजॉरिटी के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी लेके आई है, लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी आ गई, राज्यसभा के अंदर मेजॉरिटी आ गई, बिल पास हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये लोग लेजिस्लेटिव में, खासकर लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी में होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट इस सिस्टम के कारण क्या होता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव ही एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, इसलिए एक हार्मोनी, लेस डिस्प्यूट के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला फायदा है। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कंपेयर करके देखें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव अलग सेक्शन होता है, ठीक है। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं या जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज वगैरह हैं, ठीक है, यूएसए की अगर आप एग्जांपल लेके बात कर लीजिए तो वो वहाँ की लेजिस्लेटिव का हिस्सा नहीं होते, तो उसके कारण डिस्प्यूट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये पहला मेरिट मेरे ख्याल से आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला तो क्या होता है कि हार्मनी जो है वो मेंटेन रहती है। दूसरा मेरिट ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया है हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। क्यों बनते हैं? उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, वही सेम रीज़न है कि जो लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो हमने पुराने लेक्चर्स में भी बात की थी, ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? लेजिस्लेटिव को, ठीक है। यानी कि एग्जीक्यूटिव अगर कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनको लेजिस्लेचर में यानी कि पार्लियामेंट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए तो सरकार कोई भी एक्शन लेती है तो उसके अकॉर्डिंग उनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है, ठीक है। उनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है, ये आंसरेबल होते हैं। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो लेजिस्लेटिव कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को एक हद तक कंट्रोल करते हुए चलते हैं, तो इस कारण से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव हैं वो कोई ऐसा वैसा डिसीजन फिर नहीं ले पाते।
क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि लेजिस्लेचर जो है उनसे सवाल पूछेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। प्लस लास्ट लेक्चर की बात कीजिए तो हमने उसमें ये भी बताया था कि जो लेजिस्लेटिव होते हैं, ठीक है, उनके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह की पावर होती है, जिसका यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव को उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिमिट में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा, देखो यही होता है सिस्टम ऑफ चेक्स। सिस्टम ऑफ बैलेंस की बात हम बाद में करेंगे। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस एक साथ यूज़ होता है। तो सिस्टम ऑफ चेक्स एक्चुअली यही होता है जिसमें हमेशा लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को चेक करता रहता है, ठीक है। जुडिशरी भी कुछ हद तक लेजिस्लेटिव इवन एग्जीक्यूटिव पे अंकुश लगा सकती है। वो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये कैसे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। अगर मान लीजिए लेजिस्लेटिव ने ऐसा कोई एक्ट पास किया जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है तो जुडिशरी उस पर रोक लगा देगी, ठीक है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव ने कुछ ऐसा काम किया जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो एग्जीक्यूटिव एक्शन पे रोक लगा देगी, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस पूरा चलता रहता है। बैलेंस का मतलब होता है जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव की पावर्स अलग हैं, एग्जीक्यूटिव की पावर्स अलग हैं, जुडिशरी जो है वो पूरी तरह से सेपरेटेड है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात कीजिए तो जुडिशरी जो है वो पूरी तरह से सेपरेटेड है। उनका अपॉइंटमेंट अपना होता है, उनका टेन्योर फिक्स होता है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं ताकि उन पे प्रेशर ना बना सके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो यही होता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये सिस्टम ऑफ चेक्स का एग्जांपल है जहाँ पे लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एक्शन कुछ भी एक्शन हुआ उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ के लेजिस्लेचर पे यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में वहाँ के लेजिस्लेचर पे आंसरेबल हैं, उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। और लेजिस्लेटिव जब चाहे तब उनको क्या कर सकते हैं, पावर से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इस वजह से क्या होता है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से निभाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई पार्लियामेंट्री सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा मेरिट है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, मगर अगर आप फीचर्स के आधार पे अगर आप कंपेयर करके देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है। क्यों? क्योंकि पीछे चेक करने वाला कोई है, पीछे किसी को आपको आंसर देना है। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन आपने लिया तो उसके बिहाफ में आपको आंसर करना है, कहाँ? लेजिस्लेचर को। और लेजिस्लेचर को लगा कि आप सक्षम नहीं हैं तो वो आपको सत्ता से हटा भी सकती है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम होता है। आई होप आपको दूसरा मेरिट भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू थर्ड मेरिट। सो नेक्स्ट मेरिट इज इट प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है निरंकुशता, अनियंत्रण, ठीक है। तो एक्चुअली में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूटिव को डेस्पोटिक होने से रोकती है। कैसे? देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे जैसे अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एक आदमी के हाथ में सुप्रीम पावर होती है, वो है प्रेसिडेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरी पावर जो होती है वो डिवाइडेड होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? मेरे पुराने लेक्चर देखिए, एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है।
और यहाँ पे भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लस डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा होता है। ठीक है, इसी में से इन सब का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो कि खुद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में पूरी पावर्स की बजाय वो पावर जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होने के कारण किसी एक आदमी के हाथ में सुप्रीम पावर्स नहीं होती, नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर। वो भी कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक हिस्सा होता है और उनको अपने साथ लेके चलता है। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही का रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि वो उनका लीडर होता है। बट फिर भी इन थ्योरी अगर आप बात करें, ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पूरा इंटायर अथॉरिटी होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में या सिंगल मिनिस्टर के हाथ में। क्लियर? ठीक है, पहला तो ये। तो इस वजह से क्या होता है कि पावर जब डिवाइड हो जाती है, ठीक है, अथॉरिटी डिवाइड हो जाती है, किसी एक के हाथ में नहीं होती, तो आप सोचिए कि अनियंत्रण या निरंकुशता, डेस्पोटिज्म जिसको कहा जाता है, या डिक्टेटरशिप, ठीक है, तानाशाही, ऐसी सिचुएशन आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तानाशाही कब आती है? जब एक आदमी के हाथ में सारी पावर्स आ जाती हैं, जिसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। तो ये इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करती है। इसके साथ साथ, ठीक है, डिस्पोटिज्म को एक और तरीके से प्रिवेंट करती है। वो कैसे करती है कि लेजिस्लेटिव जो होती है वो कहीं ना कहीं पीछे से कंट्रोल करती रहती है। लास्ट, ठीक है, मेरिट में ही हमने देखा। और इन लोग अगर डेस्पोटिक नेचर अपनाना चालू करेंगे तो लेजिस्लेटिव क्या करेंगे? ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह पास करके इनको गिरा देंगे। क्लियर? तो इस वजह से, ठीक है, ये डेस्पोटिज्म को भी प्रिवेंट करता है। तो ये भी एक यूनिक फीचर है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम का। नेक्स्ट फीचर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी मिलती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी मिलती है। ठीक है, कैसे समझते हैं? ठीक है, इन केस मान लीजिए जो भी रूलिंग पार्टी है ना, वो सत्ता से हट गई। अब कैसे हट गई? मान लीजिए लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, और इनको रिजाइन करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और रूलिंग पार्टी जो है वो अब रूल नहीं कर रही है, वो हट गई। ठीक है, तो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का फीचर कहाँ से आता है? देखिए, अब ऐसे में क्या कर सकता है, जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इनवाइट कर सकते हैं किसको? ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन जो मेजॉरिटी में नहीं थी, ठीक है, माइनॉरिटी में रही होगी, तभी तो वो ऑपोजिशन है। अगर मेजॉरिटी में होती तो वो रूलिंग पार्टी होती। तो ऑपोजिशन को प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इनवाइट कर सकता है कि आप क्या करिए, ठीक है, आप गवर्नमेंट फॉर्म करिए। ध्यान से समझिएगा ये बात, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन केस अगर रूलिंग पार्टी, ठीक है, अपना शासन खो देती है, अपना तख्त खो देती है, रूल नहीं, ठीक है, कर पाई, हट गई, कैसे? मान लीजिए फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन ही पास हो गया, ठीक है, हट गई, तो प्रेसिडेंट ऐसे में क्या कर सकता है? ऑपोजिशन को इनवाइट कर सकता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है, लिखा हुआ है, इनवाइट कर सकता है ऑपोजिशन को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑपोजिशन क्या बन गई? ये अल्टरनेटिव गवर्नमेंट ही तो है, कि जो आपकी मेन गवर्नमेंट थी वो सत्ता से हट गई, तो अल्टरनेटिवली आपने ऑपोजिशन को इनवाइट कर दिया। ठीक है,
तो प्रेसिडेंट ऐसा भी कर सकता है। मतलब ये जो इनविटेशन है ये विदाउट इलेक्शन होगा, कि इलेक्शन कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप क्या करिए, आप अपोजिशन को इनवाइट कर दीजिए। तो विदाउट इलेक्शन अपोजिशन को इनवाइट किया जा सकता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो माइनॉरिटी में थे, अपोजिशन तो माइनॉरिटी में थी, अब माइनॉरिटी वाले सरकार कैसे बना सकते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए रूल ये कहता है कि प्रेसिडेंट इनवाइट कर सकता है, वो अपनी सरकार फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इनको एक लिमिटेड टाइम देता है, 1 मंथ का टाइम देता है, जिसमें इनको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होती है। कहाँ? पार्लियामेंट के अंदर, और स्पेशली कहाँ पे? लोकसभा के अंदर इनको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होगी। मतलब कि मान लीजिए सरकार गिर गई, ठीक है, जो अपोजिशन है उसको प्रेसिडेंट ने इन्विटेशन दे दिया, आप सरकार बनाइए। अब उनको 1 महीने का समय मिलेगा, 1 महीने में उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होगी। किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर नहीं भी कर पाए, नो इशू। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि लोकसभा में जो मेजॉरिटी लेके आएगा वो सरकार बनाएगा। तो अब उस रूल के हिसाब से आपको चलना है तो ठीक है, विदाउट इलेक्शन आपने अपोजिशन को तो इनवाइट कर दिया, बट अपोजिशन सत्ता में आने के बाद 1 महीने के अंदर उसको मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर पाए तो वो सरकार के रूप में कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक मेरिट है कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का फीचर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर मिलता है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट फीचर की तरफ मूव करते हैं। चलिए, नेक्स्ट मेरिट है इसका कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में वाइड रिप्रेजेंटेशन मिलता है। वाइड रिप्रेजेंटेशन किसका? पब्लिक का, ठीक है। ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है। कैसे? समझो, ठीक है। देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, ये कौन लोग होते हैं? जो एग्जीक्यूटिव्स यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, ये कौन लोग होते हैं? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। क्लियर? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अब देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में याद करो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया था कि एक जनरल पॉपुलेशन होगी, ठीक है। उस पॉपुलेशन से जो रेशियो द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, पॉपुलेशन रेशियो, उस पॉपुलेशन से, ठीक है, कोई एक व्यक्ति चुन के आएगा जो उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेगा। वो व्यक्ति उठ के कहाँ आएगा? पार्लियामेंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ठीक है, जो एमपीज हैं, वो वाइड रिप्रेजेंटेशन लेके बैठे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, ठीक है, चुन के आए गए हैं, अलग अलग लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और वही लोग जाके मिनिस्टर्स बनेंगे, ठीक है, जो कि एक अच्छी खासी संख्या में जाके मिनिस्टर्स बनेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा। क्लियर? तो इस वजह से, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है। लगभग मान लीजिए हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्योंकि अलग अलग रीजन से। और इसीलिए कई बार प्राइम मिनिस्टर जो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन करता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सलाह देता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे ऐसे लोगों को चुनता है जो अलग अलग क्षेत्र से हों, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाइड रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो इसमें ये भी एक बहुत बड़ा मेरिट है। तो ये सारे मेरिट थे आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो अब मेरिट हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की। आई होप आपको मेरिट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे ही आप इसको लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे आपको एक एक चीज़ें
पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए डीमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स होंगे, डीमेरिट्स भी होंगे। डीमेरिट्स में सबसे पहला डीमेरिट है अनस्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहला डीमेरिट है अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? ठीक है, देखिए क्यों, सिंपल सा है, वही कि लेजिस्लेटिव जो है वो जब चाहे तब, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए रीज़न भी नहीं देना पड़ता। जब मैं पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको तो मैं आपको ये चीज़ अच्छे से बताऊंगा। उसमें जो जब लोकसभा में फ्लोर पे वो रखा जाता है, ठीक है, तो वो मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब रखा जाता है तो उसके लिए रीज़न देने की आवश्यकता नहीं है, और ये कभी भी प्रपोज किया जा सकता है। जब लगे कि मेजॉरिटी में कमज़ोर है, प्रपोज कर देती है ऑपोजिशन। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव जो है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह के, ठीक है, उपयोग से सरकार को गिरा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स को पावर से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल टर्म एग्जीक्यूटिव का कितना होता है? 5 साल, मैंने पुराने लेक्चर्स में आपको बताया है। ठीक है, ये चाहे तो 5 साल से पहले, 1 साल के बाद, 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, कभी भी, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? गिरा सकते हैं। क्लियर? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने की आवश्यकता है बस। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके एग्जीक्यूटिव्स को लेजिस्लेटिव द्वारा रिमूव किया जा सकता है। तो बिफोर इवन कंप्लीशन ऑफ देयर नॉर्मल टर्म्स दे कुड बी रिमूव्ड। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये इनका जो टेन्योर है वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव की दया पे जीते हैं। तो जब तक उन्होंने दया की तब तक ठीक है, जब उन्होंने हटा लिया मामला ख़त्म। ठीक है, तो ये सबसे पहला डीमेरिट है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, उसमें से एक फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है, इसमें 2-3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। तो जब इनका मन किया कि यहाँ से बैकआउट कर लो, ठीक है, किसी एक ने बैकआउट कर लिया, मेजॉरिटी हाथ से चली गई, सरकार गिर गई। रिसेंट एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा, ठीक है, कमलनाथ सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कुछ विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। ठीक है, मेजॉरिटी चली गई, सरकार गिर गई। क्लियर? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो गया, लेजिस्लेचर जब चाहे गिरा सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोलिशन वगैरह है, तो कोलिशन अगर ढंग से काम नहीं कर पाया तो फिर सरकार गिर जाएगी। कभी भी वो बैकआउट कर गए, 1-2 पार्टी भी उसमें से मेजॉरिटी खींच लिए, ठीक है, सरकार गिर गई। ऐसा हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। मोरारजी देसाई, ठीक है, वीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई गांधीवादी नेता थे और उनके साथ जो चंद्रशेखर थे उनकी शुरू से थोड़ी थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट थी। इंदिरा गांधी की सरकार के बाद उनकी ही सरकार आई थी, तो कॉन्फ्लिक्ट हल्के फुल्के थे, विचारों में मतभेद थे। कांग्रेस ने इसका फ़ायदा उठाया, चंद्रशेखर बैकआउट कर गए, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। ठीक है, तो ऐसा देश में पहले भी हुआ है और आगे भी हो सकता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। दूसरा डिमेरिट देखते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कंपेयर करके देखिए तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम कंपेरेटिवली ऐसा वहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती। मैंने पुराने लेक्चर्स में भी आपको पढ़ाया है कि वहाँ पे वहाँ की कांग्रेस चाहे तो ऐसे सरकार नहीं गिरा सकती। हाँ, इम्पीचमेंट किया जा सकता है अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो इम्पीचमेंट किया जा सकता है, बट
वो जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करिए तो लेजिस्लेचर की विल पे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव चलते हैं कि लेजिस्लेचर की जब तक इच्छा है तब तक वो पावर में है, उन्होंने इच्छा हटा ली वो पावर से गिर गया। ऐसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता है। तो इसलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम की गवर्नमेंट जो होती है वो कंपैरेटिवली स्टेबल मानी जाती है, ठीक है। दूसरा जो डीमेरिट है उसको देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूएशन या आप कहें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं होती है, या आप इसको कह सकते हैं कि नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। देखो ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ। पुरानी सरकार थी, उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई, ठीक है, नई सरकार आई, उन्होंने वो पॉलिसीज को उठा के खड्डे में डाल दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये ज़्यादा देखा जाता है कि जो पॉलिसीज़ जो होती हैं वो कंटिन्यू नहीं रह जाती। पुरानी सरकार ने आई, पॉलिसीज़ बनाई, नई सरकार आई, उन पॉलिसीज़ को रिमूव करके कुछ नई पॉलिसी ला दी, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन नहीं रह जाता। अच्छा, अब क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी ऐसा होता है? तो हाँ, होता है। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है पुराने प्रेसिडेंट के, नया प्रेसिडेंट आया, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चेंज कर सकता है, लेकिन वहाँ पे कई सारी, ठीक है, थोड़ा सा ये जो सिस्टम है ये इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नई पॉलिसीज़ अगर नया प्रेसिडेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है तो पहले जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें भी रीज़न देना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कांग्रेस से अप्रूवल लेना होगा, कांग्रेस फंडिंग रोक देता है। तो ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो बाइडेन आए, ट्रम्प की कई सारी पॉलिसीज़ वो चेंज कर देंगे, ठीक है। ओबामा की पॉलिसीज़ ट्रम्प ने चेंज की, तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आसान है, आपकी मेजॉरिटी लेजिस्लेचर के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉलिसीज़ पुरानी बंद करो, नई पॉलिसीज़ लेके आ जाओ, ताकि हमारी सरकार का बोलबाला रहे। फिर पार्लियामेंट के अंदर दे देंगे जवाब, मेजॉरिटी तो अपनी है ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रूलिंग पार्टी नॉर्मली ओल्ड गवर्नमेंट, जो ओल्ड रूलिंग पार्टीज होती हैं उसकी पॉलिसीज़ चेंज करती रहती है, ठीक है। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे कई सारे अमेंडमेंट प्रपोज किए थे, कई सारी पॉलिसीज़ उन्होंने लागू की थी। 1976 का अमेंडमेंट जो है कि क्या कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी 1977 में, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज कर दी। 1978 में वो 44th अमेंडमेंट लेके आए, उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किए हुए थे उस टाइम पे, उसको उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो नई सरकार आती है तो अपनी नई पॉलिसीज़ वगैरह लेके आती है। ये भी बहुत बड़ा डीमेरिट है किसका? पार्लियामेंट्री सिस्टम का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट डीमेरिट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड डीमेरिट की अगर बात करें तो ये बोलता है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। तो देखो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या होती है, पावर्स जो होती हैं, ठीक है, वो किसके हाथ में चली जाती हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी मैंने अभी जस्ट आपको बताया, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, प्लस डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे मेन उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास सबसे स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये एक डीमेरिट है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं, ठीक है, इनकी अ काइंड ऑफ, अगर इनको अच्छी खासी मेजॉरिटी मिल गई, कहाँ पे? लेजिस्लेचर में
यानी कि पार्लियामेंट में पर्टिकुलरली लोकसभा में, ठीक है। समझो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मान लो इनको अच्छी खासी मेजॉरिटी मिल गई लोकसभा में, ऑपोजिशन नाम मात्र का एग्जिस्ट कर रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन कुछ ऐसी ही है आपके देश में। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जब अब आप देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही रखा जा सकता है, लोकसभा में ही पास होगा, ठीक है। मुझे लगता है शायद तक मैंने लास्ट लेक्चर में गलती से, ठीक है, फ्लो में बोल दिया था, क्योंकि अभी मैं ये पर्टिकुलर मोशन तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। गलती से बोल दिया था कि वो वहाँ से राज्यसभा जाएगा, ऐसा नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के अंदर ही रखा जाता है और वहाँ से अगर पास हो गया तो फिर सरकार को अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव को अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो हम ये बात कर रहे हैं कि मान लो, ठीक है, लेजिस्लेचर में उनकी मेजॉरिटी है ना। लेजिस्लेचर में कहाँ, पर्टिकुलरली लोकसभा के अंदर उनकी मेजॉरिटी है। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तो कभी पास ही नहीं हो सकता। जब मेजॉरिटी उनकी है तो वो अपने खिलाफ काहे को, अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ पास ही नहीं हो सकता। तो जब उनको पता है कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो सकता, तो ऐसे में इनको पता है कि हमारे पास बहुत अच्छी पावर है, क्योंकि हमको हटाया ही नहीं जा सकता। तो ऐसे में फिर ये क्या होते हैं कि थोड़ा अपने मनमर्जी से काम करना चालू कर देते हैं। फिर कुछ ऐसे बिल विल आ जाते हैं जिसको लेके, ठीक है, देश में बवाल हो जाता है, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर अच्छी खासी मेजॉरिटी है उनकी पार्लियामेंट के अंदर, स्पेशली लोकसभा के अंदर, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा डिक्टेटर नेचर शो करने लगते हैं इन जनरल। ऐसा हमेशा होगा नहीं, ठीक है, लेकिन इन जनरल देखिए तो वो फिर थोड़ा सा डिक्टेटर नेचर शो करने लगते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट की डिक्टेटरशिप होती है। चलिए नेक्स्ट डीमेरिट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट डीमेरिट, मैंने 2 डीमेरिट को मैं एक साथ आपको बता देता हूँ ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट डीमेरिट ये कहता है कि इट इज़ अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे नहीं होता। कैसे नहीं होता, चलिए समझते हैं। ये डिमेरिट ये कहता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ठीक है। कैसे होता है, बड़ा सिंपल है। अब देखिए इसमें जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से इनका रिलेशन होता है। मतलब 50 बार हमने लगभग ये बात कर ली, अब इसको बार बार समझाने की आवश्यकता ही नहीं होती कि ये, क्योंकि ये इनको रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो इनके बीच एक रिलेशन होता है, तो इनकी पावर पूरी तरह से सेपरेट नहीं होती। हाँ ठीक है, जुडिशरी जो है उसकी पावर सेपरेट है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो, लेकिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की पावर पूरी तरह से सेपरेट नहीं होती, इनके बीच एक रिलेशन रहता है। जबकि अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन तीनों का पावर पूरी तरह से सेपरेट होता है, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। किसमें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो इनके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच रिलेशन होता है। जुडिशरी से तो मान लीजिए ठीक है कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर नहीं शो करता, उसके अगेंस्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा डीमेरिट है। लास्ट डीमेरिट मैं इसी में समझा देता हूँ, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को गवर्नमेंट ऑफ एमेचर्स भी कहा जाता है, ठीक है।
मतलब अनुभवहीन लोगों की सरकार। पार्लियामेंट्री सिस्टम को गवर्नमेंट ऑफ अमेचर्स भी कहा जाता है, यानी कि अनुभवहीन लोगों की सरकार। कैसे? देखो, पहले भी हमने बात की, अभी भी बात कर लेते हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये कौन लोग होते हैं? ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स या मिनिस्टर्स की अगर आप बात करें, अभी देखो जहाँ जहाँ हम एग्जीक्यूटिव शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हम डिनोट कर रहे हैं मिनिस्टर्स को। ये मिनिस्टर कौन होते हैं? ये लेजिस्लेटिव का हिस्सा होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले, वोट करके चुने हुए आए लोग, इनको उठा के, ठीक है, यही आगे एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। तो ये अपने अपने, ये जनता के एक्सपर्ट तो होते हैं लेकिन अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट शायद नहीं होंगे। जैसे किसी मिनिस्टर को डिफेंस पोर्टफोलियो दे दिया गया, डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी गई हो, जरूरी नहीं है कि वो डिफेंस का जानकार हो। फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी गई, जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंस का जानकार हो। ठीक है, तो इसलिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, तो इसमें जो लेजिस्लेटिव लोग, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वही एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्टर्स का पार्ट बनते हैं। ठीक है, वही मिनिस्टर्स बनते हैं इन जनरल कहा जाए तो ऐसे लोग जरूरी नहीं है कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो। जबकि इसके उसमें अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जो चुन के आता है उसके बाद प्रेसिडेंट डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज का चुनाव खुद करता है। ठीक है, वो खुद उनको अपॉइंट करता है। तो वो क्या करता है कि नॉर्मली जैसे अब डिफेंस डिपार्टमेंट है तो डिफेंस सेक्रेटरी जो होगा वो डिफेंस के मामले का जानकार होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी जो होगा वो फाइनेंस के मामले का जानकार होगा, तो वो एक्सपर्ट्स का चुनाव करता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जिसको उठा के मंत्री बनाया गया, हो सकता है वो जानकार हो सकता है नहीं भी हो। इसलिए ये सबसे बड़ा डिमेरिट है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है उसको गवर्नमेंट ऑफ अमेचर्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये थे पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स और डिमेरिट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई इशू इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें होने के बाद क्या रीज़न था कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। ठीक है, क्या रीज़न था कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया? चलिए समझते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि हम इस सिस्टम से फैमिलियर थे। ठीक है, परिचित थे। हम इस सिस्टम से फैमिलियर थे, परिचित थे। कैसे थे? देखिए, ब्रिटिशर्स आए, है ना, और उन्होंने हम पे 200 साल राज किया, और ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो इस वजह से, ठीक है, क्योंकि वो हमारे ऊपर जब राज कर रहे थे तो हमने उनके सिस्टम को समझा, हम उस सिस्टम से परिचित थे, हम उस सिस्टम से पूरी तरह से फैमिलियर थे। तो वो सिस्टम अडॉप्ट करना कंपैरेटिवली हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि हमने उस पर काम किया था, हमारे लोगों ने उस सिस्टम के साथ वर्क किया था। तो दैट्स वाई ये काफ़ी इजी हो गया ये सिस्टम अडॉप्ट करना, क्योंकि जो इन्फेंट इंडिया था, ठीक है, जो नया नवेला इंडिया जिसका निर्माण हुआ था, उसके लिए इस सिस्टम को अडॉप्ट करना ज़्यादा कंफर्टेबल था। क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट करने की बात कभी नहीं उठी? बिल्कुल उठी है। 1977 में, एक्चुअली में 1977 नहीं, 1975 में स्वर्ण सिंह कमेटी को अपॉइंट भी किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा, कि आप देखिए कि देश जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अनुसार, ठीक है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम,
क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम को चेंज करने की बातें उठने लगी थी उस समय, 1970s के टाइम से ही उठने लगी थी। तो स्वरण सिंह कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1975 में, ये चेक करने के लिए कि आप रिकमेंडेशन दीजिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर लेना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट कर लेना चाहिए या पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही कंटिन्यू चलना चाहिए। उनका जब फाइनल रिपोर्ट आया था तो उन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक ठाक काम कर रहा है, हमको इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। तो आवाज़ें उठती रहती हैं बीच बीच में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी अडॉप्ट करने की, ठीक है, लेकिन सबसे पहला रीज़न यही था कि हम इस सिस्टम से फेमिलियर थे, ठीक है, और नए भारत को आवश्यकता थी एक ऐसे सिस्टम की जिससे हम परिचित हों, ताकि हम नए भारत का निर्माण सही तरीके से कर सकें। क्लियर? तो सबसे पहला रीज़न यही था। दूसरा रीज़न ये था, इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, छोटे छोटे रीज़न हैं, समझने के लायक हैं, ठीक है, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो मोर रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्रिफर किया गया, इसलिए भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। देखो, दोबारा बताने से फालतू में वीडियो लंबा होगा, अभी मैंने इसके मेरिट्स में बताया कि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो सेपरेशन की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, लेजिस्लेटिव का कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा उनके ऊपर, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। दूसरा ये कारण था पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करने का कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसके तहत मिलती है, ठीक है। तीसरा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। जैसा कि हमने इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि जब कोई रिलेशन नहीं होता लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच, या मान लीजिए तीनों बॉडीज़ के बीच कोई रिलेशन नहीं है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बेसिस पे हमने इस एग्जाम्पल को लास्ट लेक्चर में समझा भी था, इस लेक्चर में भी उसका जिक्र हमने किया है। कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लेजिस्लेटिव अलग बॉडी हो जाती है, एग्जीक्यूटिव अलग बॉडी हो जाती है, दोनों में अपॉइंटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो दो अलग अलग फील्ड के लोग रहते हैं, हार्मनी नहीं रहती कई बार आपस में, तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अराइज हो जाती है। ये भी कारण था कि नए भारत को कॉन्फ्लिक्ट की आवश्यकता उस समय नहीं थी, मिल के काम करने की आवश्यकता थी, ठीक है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने वाली सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव आपस में रिलेटेड रहे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया गया। चौथा रीज़न है इंडियन सोसाइटी, ये भी एक रीज़न था। अब भी जस्ट हमने कुछ देर पहले बात की थी कि इसमें वाइड रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी बहुत बड़ी है, बहुत डाइवर्स है, बहुत वाइड है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करने से ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो जाता, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो जाता, क्या होता ही है, तो हर वर्ग की लगभग बात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाती है, और पार्लियामेंट के माध्यम से सरकार के पास तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। ये चार अपने आप में रीज़न थे कि इंडिया ने आखिर पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात उठती रहती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई, ठीक है, प्रपोजल आज तक नहीं आया है कि उसको अडॉप्ट किया जाए। फिलहाल कमेटी बैठी, लेकिन उन्होंने भी बोला कि ठीक है। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे। अब लास्ट टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि मोस्टली ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, मगर उसके बावजूद हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ चेंजेस हैं, तो उन डिस्टिंक्शन की बात कर लेते हैं।
जो कि ठीक है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस हैं, वो क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला डिस्टिंक्शन देखो, हमारे यहाँ रिपब्लिकन सिस्टम है। रिपब्लिकन सिस्टम मैं अभी प्रियम्बल पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, सब चीज़ें यही बता दूँगा। हमारे यहाँ रिपब्लिकन सिस्टम है, ठीक है। ब्रिटिश, यहाँ ये इंडिया की बात हो रही है, ये ब्रिटेन की बात है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मोनार्क हेड सिस्टम है, ठीक है। रिपब्लिकन सिस्टम ये कहता है कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, वो इलेक्टेड होगा। कौन है हमारा हेड ऑफ स्टेट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो इलेक्टेड होगा। रिपब्लिकन सिस्टम ऐसा कहता है कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है रिपब्लिकन सिस्टम के अंदर वो इलेक्टेड होता है। मोनार्क सिस्टम के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो हेरेडिटरी होता है, यानी कि वंशज चले आएंगे। जैसे इनके यहाँ किंग और क्वीन वही हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ। तो ये पहला डिस्टिंक्शन है, ये अंतर है कि हमारे यहाँ रिपब्लिकन सिस्टम है, वहाँ मोनार्क सिस्टम है, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट की अगर बात करें, हेड ऑफ स्टेट में के संदर्भ में देखें तो वहाँ का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो मोनार्क सिस्टम फॉलो करता है, हम रिपब्लिकन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हेड ऑफ स्टेट की बात नहीं है, बाकी मैटर में भी वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो देखिए, लेकिन रिपब्लिकन सिस्टम में होता क्या है, हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मोनार्क सिस्टम में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो हेरेडिटरी होता है, वंशज के रूप में चले आते हैं, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ये वाला सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। जैसे अभी भी देखेंगे तो वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट क्वीन एलिजाबेथ, क्लियर। तो ये सबसे पहला अंतर है। दूसरे अंतर की फटाफट यहीं पे बात करें तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, पिछले लेक्चर की अगर आप बात करें, पिछले जो अगर मैंने आपको जो सैलेंट फीचर पढ़ाया था उसकी अगर बात करें तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था, फिर से मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जब मैं आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा था, तब मैंने बताया था कि ब्रिटिश सिस्टम के अंदर पार्लियामेंट वहाँ का सुप्रीम है और इंडियन सिस्टम के अंदर सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। याद करो, सैलेंट फीचर्स पार्ट 1 या 2 में मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी, ठीक है। तो ब्रिटिश सिस्टम जो है वो आपका सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट पे वर्क करता है, जबकि हमारे यहाँ, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, क्योंकि वहाँ का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सुप्रीम पार्लियामेंट है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, पुराने वीडियोस देख लीजिए। और इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। अगर ब्रिटिश मॉडल और इंडियन मॉडल की बात करिए तो वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से ही पार्लियामेंट को पावर मिलती है, यानी कि पार्लियामेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बैठा हुआ है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, आराम से उसमें चेंजेस वगैरह पॉसिबल हैं और पार्लियामेंट ही वहाँ पे सुप्रीम होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी ऊपर है, क्लियर।
आने वाले क्लासेस में और अच्छे से समझ में आती जाएंगी ये बातें। अगर नहीं आ रही हैं, हालांकि ऐसा कोई मैटर नहीं होगा कि नहीं आ रही है अगर आपने सारी सीरीज़ वीडियो की देखी हुई है, ठीक है। तीसरा, ब्रिटेन के सिस्टम में एक और चीज़ होती है कि जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, वो हमेशा हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लोअर हाउस का मेंबर होता है, ठीक है। लोअर हाउस का मेंबर होता है कौन? वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वहाँ पे दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन जो कि लोअर हाउस होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि एल्डर हाउस होता है या अपर हाउस होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे लोअर हाउस है लोकसभा, अपर हाउस है राज्यसभा। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हमेशा हाउस ऑफ कॉमन्स का ही मेंबर होगा। इंडिया में ऐसा नहीं है, यानी कि लोअर हाउस का ही मेंबर होगा। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है वो आइदर लोअर हाउस का भी मेंबर हो सकता है, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, ठीक है, या अपर हाउस का भी मेंबर हो सकता है। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, जैसे कि इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह एक्सेट्रा, ये सारे लोग राज्यसभा के मेंबर थे। तो ये भी एक चेंज है कि ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो वहाँ के लोअर हाउस का ही मेंबर होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स का ही मेंबर होगा। लेकिन इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, आइदर लोकसभा का हो सकता है, आइदर राज्यसभा का हो सकता है, ठीक है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट डिस्टिंक्शन को भी देख लेते हैं फटाक से। नेक्स्ट डिस्टिंक्शन ये कहता है कि ब्रिटेन में जो भी मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट होगा, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव के रूप में अपॉइंट होगा, ठीक है, वो वहाँ के हाउस का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। आइदर हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर होना कंपलसरी है, ठीक है। इंडिया में ऐसा ज़रूरी नहीं है। लास्ट लेक्चर याद करिए, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंडिया में कोई भी मिनिस्टर बन सकता है, मैं और आप भी मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बहुत अच्छे से बात हुई थी, लास्ट लेक्चर में शायद तक। तो वो पुराने लेक्चर्स देख लीजिएगा, जो लोगों ने पुराने लेक्चर्स देखे हैं उनको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ब्रिटेन में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हाउस के मेंबर होना कंपलसरी है, कोई भी बाहरी व्यक्ति वहाँ पे मिनिस्टर नहीं बन सकता। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कोई भी मिनिस्टर बन सकता है, बट उसमें कंडीशन ये है कि 6 महीने के अंदर उनको मेंबरशिप पार्लियामेंट की लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। पार्लियामेंट की मेंबरशिप उनको लेनी पड़ेगी। चलिए तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिस्टिंक्शन की, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन जो है ये इसको मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, ब्रिटेन में जो यूजुअली जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कोई भी एक्ट या पॉलिसी जो लागू करते हैं, ठीक है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कैसे? उस एक्ट पे अपने सिग्नेचर करके उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है, अपने सिग्नेचर करके उस एक्ट की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ऐसा सिस्टम होता तो मिनिस्टर्स को पब्लिक खा जाती, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई क्लॉज नहीं है। मतलब कि मान लो, इसका एग्जांपल से समझे तो ब्रिटेन के अंदर मान लो कोई एक्ट या पॉलिसी लागू होनी है, तो जो भी मिनिस्टर जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये एक्ट या पॉलिसी है उसका मिनिस्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उस एक्ट पे ड्यूली साइन करेगा। अगर वो एक्ट किसी तरह से जनता के हित में नहीं है या किसी प्रकार का परेशानी ला रहा है, जनता शिकायत उस मिनिस्टर के खिलाफ कर सकती है, कंप्लेंट रेज कर सकती है। इंडिया में आपने देखा है आज तक
कोई भी पॉलिसी किस मिनिस्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ठीक है, आप किसको पकड़ने जाते हैं। तो ये चीज़, ठीक है, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्लियर। चलिए, लास्ट फीचर है शैडो कैबिनेट का, ठीक है, लास्ट फीचर इज ऑफ शैडो कैबिनेट। देखिए, ब्रिटेन के अंदर शैडो कैबिनेट होती है। शैडो कैबिनेट का मतलब क्या होता है समझिए, पहले ये समझ लीजिए, इंडिया के अंदर ऐसी कोई शैडो कैबिनेट नहीं होती, ठीक है। क्या होता है शैडो कैबिनेट? देखिए, शैडो मतलब क्या होता है? परछाई। ऑपोजिशन जो होता है, ठीक है, ऑपोजिशन जो होता है, जो कि क्या कहते हैं, आपका वहाँ पे हाउस के अंदर बैठा हुआ है, सॉरी एक मिनट, ऑपोजिशन, ठीक है। ऑपोजिशन जो होता है, जो अभी जस्ट हमने इस लेक्चर में बात की कि ऑपोजिशन को भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म करने की। अगर रूलिंग पार्टी सत्ता से हट गई है तो प्रेसिडेंट उनको इनवाइट कर सकता है। तो ऑपोजिशन जो है वो एक ऐसा कैबिनेट फॉर्म करके चलती है, ठीक है, मतलब पैरेलल कैबिनेट आप कह सकते हैं, शैडो कैबिनेट कह सकते हैं। ऑपोजिशन का अपना एक कैबिनेट होता है जिनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, और वो कैबिनेट सिस्टम जो रूलिंग पार्टी का होता है उसकी तरह वो अपने एक्ट्स परफॉर्म करते रहते हैं, ताकि मान लीजिए सरकार गिर गई और उनको मौका मिले तो उनकी जो टीम है ऑपोजिशन की, जो मेंबर्स हैं, वो ट्रेंड रहें, ठीक है। तो वहाँ पे शैडो कैबिनेट का भी कल्चर है ब्रिटेन के अंदर। इंडिया के अंदर ऐसा कोई शैडो कैबिनेट का कल्चर नहीं है, ठीक है। अभी आप ऑपोजिशन कौन सा शैडो कैबिनेट बना के चल रहा है, तो इंडिया के अंदर ऐसा नहीं। ये भी एक डिस्टिंक्शन है, वहाँ पे शैडो कैबिनेट का एक कल्चर है जहाँ पे ऑपोजिशन शैडो कैबिनेट बना के चलता है, ताकि उनको जब मौका मिले तो वो, ठीक है, आके सरकार में आके और उस तरह से परफॉर्म कर सके। उनके जो क्या कहते हैं मेंबर्स हैं उस ऑपोजिशन पार्टी के, वो लोग भी ट्रेन रहें, ताकि सिचुएशन आए तो वो ड्यूली उस तरह से परफॉर्म कर सके अकॉर्डिंगली। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ये था आपका कंप्लीट पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। आई होप ये दोनों वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। इसके बाद आप जाएंगे, ठीक है, और अच्छे से लक्ष्मीकांत के इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 12 को उठाइए, 6th एडिशन को आराम से पढ़िए। आई होप आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन हमने लक्ष्मीकांत को कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3, जिसमें हम रिमेनिंग सैलिएंट फीचर्स को कवर करते हुए और फिर आगे मूव कर जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।